नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहली न्यूज क्या है उसके बारे में देखेंगे। सिल्वा पोस्चर्स के बारे में दिया है। सिल्वा पोस्चर्स है क्या? सिल्वा पोस्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक स्थल खंड होता है, एक ही भूमि होती है, एक ही भूमि। फिगर में देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे इकोसिस्टम दिख रहा है, ये सिल्वा पोस्चर सिस्टम है। सिल्वा पोस्चर सिस्टम में होता क्या है, एक ही स्थलखंड को लेते हैं, एक ही भूमि को लेते हैं, इसमें वृक्ष को लगाते हैं, प्लस उसके बाद चारागाह बनाते हैं, प्लस उसके बाद पशुपालन करते हैं। सारा इकोसिस्टम एक ही स्थलखंड पर करते हैं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं सिल्वा पोस्चर सिस्टम। तो इसके लाभ क्या होंगे, इसकी हानि क्या होंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। एक ऊपर है ये जो ओपन पोस्चर सिस्टम है, ओपन पोस्चर सिस्टम है। तो ओपन पोस्चर जो सिस्टम है उससे और जो सिल्वा पोस्चर सिस्टम है इससे कंपैरिजन करेंगे। तो जो सिल्वा पोस्चर सिस्टम है इससे जो फ़ायदा क्या होगा, ये हवा है, तेज़ हवा होती है, जो हाई स्पीड से विंड चलती है, हवा चलती है, उसे ये कंट्रोल करता है जो सिल्वा पोस्चर सिस्टम है। क्योंकि इसमें वृक्ष भी रहते हैं, चारागाह भी रहते हैं, पशुपालन भी होता है, एक ही सिस्टम पर रहते हैं। यह कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। कार्बन सिंक मतलब कि कार्बन जो CO2 होता है, कार्बन का जो उत्सर्जन है, उसे यह सिंक के रूप में काम करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है। उसके साथ साथ ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष है, वनस्पतियाँ हैं, तो ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। प्लस उसके बाद जो मिट्टी का इरोजन होता है, क्षरण होता है, उसे भी यह कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ यह जो इकोसिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करता है। जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है, उसे ही यह मेंटेन करता है। प्लस उसके बाद जो सॉइल मॉइस्चर्स है यानी कि जो मिट्टी का आर्द्रता होती है, मिट्टी में जो आर्द्रता होती है उसको ये बनाए रखता है। तो ये है क्वालिटी सिल्वा पोस्चर सिस्टम की। और वहीं ओपन पोस्चर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो ओपन पोस्चर सिस्टम जो होता है, यहाँ पर देखिए, इसमें ये ओपन है, इसमें कोई वृक्ष कोई वनस्पति नहीं होती है, पशु पालन करते हैं, चराई करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसका जो क्षेत्र होता है, जो स्थलखंड है, इस स्थलखंड का जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। प्लस उसके बाद इवैपोरेशन भी अधिक होता है, यानी वाष्पीकरण का दर भी इसका अधिक हो जाता है। और जो सॉइल होती है, मिट्टी होता है, वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है। प्लस उसके बाद जो मिट्टी का इरोजन होता है, क्षरण होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है जो ओपन पोस्चर सिस्टम होता है। तो जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए अभी एक नया सिस्टम आया है जिसका नाम है सिल्वा पोस्चर सिस्टम। तो सिल्वा पोस्चर सिस्टम के इतने सारे बेनिफिट है जिसके बारे में मैंने बताया। इसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट सिस्टम। माइक्रो क्लाइमेट यानी कि जो सूक्ष्म जलवायु है, सूक्ष्म जलवायु है, उसके बारे में ये सिस्टम प्रदान करता है। इससे जो वृक्षों का जो कटाव हो रहा है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि पशुपालन, वृक्ष, चारागाह सबको एक ही स्थलखंड पर बनाया जा रहा है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा सिल्वा पोस्चर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश। एक कंपेन है, एक अभियान है। इस अभियान को किसके तहत तो स्टार्ट किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत का आज़ादी का जो 75 साल पूरे होने पर जो जश्न मनाया जा रहा है, इसी के पार्ट के रूप में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसी का एक पार्ट के रूप में एक नया अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। इस अभियान का लक्ष्य क्या है, अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी, ध्यान रखिएगा, देश का जो भारत है, भारत के विभिन्न कोनों कोनों से मिट्टी लाई जाएगी। इस मिट्टी का उपयोग करके जो दिल्ली का कर्तव्य पथ है, जो दिल्ली का कर्तव्य पथ है, उसके किनारे एक अमृत वाटिका नामक उद्यान विकसित करना है। एक अमृत वाटिका नामक उद्यान विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कर्तव्य पथ के किनारे ही अमृत वाटिका नामक एक उद्यान विकसित किया जाएगा। इसमें जो मिट्टी डाली जाएगी वो भारत के कोने कोने के रूप में डाली जाएगी और उसके एक कैंपेन के तहत मिट्टी लाई जाएगी, जिस कैंपेन का नाम है मेरी माटी मेरा देश। अभियान में जो पंचायत है, गांव है, ब्लॉक है, शहरी स्थानीय निकाय हैं या राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम शामिल है, इसमें एजेंडे में स्वतंत्रता सेनानियों और रक्षा कर्मियों सहित सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोगों के नाम वाली भी एक स्मारक पट्टिका भी स्थापित करना शामिल है। किसमें, जो एक उद्यान विकसित किया जाएगा, अमृत वाटिका नामक एक उद्यान विकसित किया जाएगा। तो स्वतंत्रता सेनानियों की जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं आज़ादी में, या तो फिर जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, उनके नाम भी मेंशन किया जाएगा। लोग देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए स्मारक स्थल पर एक गंभीर प्रतिज्ञा भी लेंगे अपने देश के लिए।
नेक्स्ट एक न्यूज है, यस फांगनोन कोन्याक, यह एक महिला है, भाजपा की एक सांसद भी हैं, एक महिला भी हैं। कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनकर इतिहास रच दिया है। ध्यान रखिएगा, अभी इन्हें 8 उपाध्यक्षों की, राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर 8 उपाध्यक्षों की एक पैनल गठित किया गया था। 8 उपाध्यक्षों की एक पैनल गठित किया गया था। तो इसमें इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि इस पैनल में 4 महिला सदस्य थी और 4 पुरुष सदस्य थी। और इस पैनल की जो अध्यक्षता करने के लिए पहली एक बार एक महिला को रखा गया, जिसका नाम है फंगनोन कोन्याक, जो नागालैंड की एक महिला है, वो पहली महिला सांसद बन गई है। उन्हें उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त किया गया है और वह राज्यसभा में पद पर संभालने वाली पहली महिला भी बन गई है। कोन्याक अप्रैल 2022 में नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला थी और संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली राज्य की दूसरी महिला थी नागालैंड के अंतर्गत। तो इनका नाम याद रखिएगा, यस फांगनोन कोन्याक। आगे है पीएम वाड़ी योजना के बारे में दिया है, तो है क्या, इसके बारे में जानेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 3 मुख्य दृष्टिकोण क्षेत्र शामिल किया गया है, जिसमें पहला है इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी पर, डिजिटल कनेक्टिविटी पहला है। दूसरा है मांग पर आधारित सॉफ्टवेयर और सेवाएं को प्रोवाइड कराना और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 3 क्षेत्र एरिया को इसमें शामिल किया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए आम लोगों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं और जो वंचित क्षेत्र में हैं, जिनको मतलब कि वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा है उपलब्ध नहीं है, उन्हें किफ़ायती इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए पीएम वाड़ी मतलब वाईफाई एक्सेस इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस इसमें शामिल किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म है वाणी का। तो नामक इंटरनेट ऑपरेबल सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का भी निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जो पीएम वाड़ी योजना है। पीएम वाड़ी सार्वजनिक डेटा कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। जो पीएम वाड़ी सार्वजनिक डेटा कार्यालय होगा, इस कार्यालय में होगा क्या, इस कार्यालय के माध्यम से जो ब्रॉडबैंड हैं, इसके जो अंतिम वितरण है, उसकी अनुमति यहीं से दी जाएगी, जो पीएम वाड़ी कार्यालय होगा। जो कम से कम 5 से 10 रुपये का एक इंटरनेट का पाउच आकार के पैकेज पेशकश करेगा। जो 5-10 रुपये में इंटरनेट का एक पैकेज होगा, जो देगा जो ग्रामीण समुदाय से हैं, जो वंचित समुदाय से हैं, जिन्हें मतलब आसानी से इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा, उसके लिए स्टार्ट किया गया है पीएम वाड़ी योजना। इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत स्टार्ट किया गया है, जिसका जो 3 क्षेत्र का कार्यक्रम है, इसका पर्पज उद्देश्य यही था कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना, सॉफ्टवेयर आधारित जो मांग है सेवा उसे बढ़ावा देना, और नागरिकों को जो डिजिटल सशक्तिकरण है उसे भी बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया है। यह ढांचा अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के लिए बिना एग्रीगेटर्स के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान भी करता है, जिससे स्थानीय नैनो उद्यमी मतलब छोटे छोटे जो भी उद्यमी हैं उनको बढ़ावा भी देगा। जो वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं, मतलब कि जो भी वाईफाई है लगाते हैं, लगाने के बाद जो छोटे छोटे उपयोगकर्ताओं हैं उन्हें कनेक्शन देते हैं, उन्हें भी ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करेगी, जो पीएम वाड़ी योजना स्कीम है। नेक्स्ट है फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में दिया है। शोधकर्ताओं ने खतरनाक जो हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, ध्यान रखिएगा, जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, उसका उपयोग किए बिना, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का उपयोग किए बिना फ्लोरोकेमिकल्स का उत्पादन करने के लिए एक नई तकनीक विकसित करके अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में दिया है। तो फ्लोरोकेमिकल्स है क्या, इसके बारे में जानेंगे। फ्लोरोकेमिकल्स एक आवश्यक रासायनिक यौगिक है। ये जो फ्लोरोकेमिकल्स है यह एक आवश्यक रासायनिक यौगिक है, जिनका उपयोग पॉलीमर्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और लिथियम आयन बैटरी सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। किसका उपयोग, जो फ्लोरोकेमिकल्स है। अब एक नए शोधकर्ताओं ने शोध करके ये निकाल दिया कि जो फ्लोरोकेमिकल्स यौगिक है, रासायनिक यौगिक है, इसका जो प्रोडक्शन होगा यह विदाउट HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस के बिना होगा। तो परंपरागत रूप से जो फ्लोरोकेमिकल्स है उसका जो उत्पादन होता था वो ऊर्जा डेंस था, काफ़ी ऊर्जा उसमें इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें से जो खतरनाक हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का उपयोग भी इसमें शामिल था। कठोर परिस्थितियों में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ध्यान रखिएगा, जो एक कठोर मतलब कि जो डेंस
इकोसिस्टम में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फ्लोरस्पार यानी कैल्शियम फास्फोरेट, यहाँ पर देखो F2, इसको एक साथ कॉम्बिनेशन में इसको नामक एक देखिए जो फ्लोरस्पार नामक क्रिस्टलिक खनिज है, इसका जब रिएक्शन कराया जाता है, इसका जब रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद फ्लोरस्पार नामक क्रिस्टलिक खनिज का जब रिएक्शन कराया जाता है तो HF उत्पन्न होती है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में फैल के जो ऊर्जा जोखिम है वो कम होगा जब बिना HF का बनाया जाएगा फ्लोरोकेमिकल्स। तो ये था इसके बारे में, फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। भारत 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की, ध्यान रखिएगा, 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए तैयार है, जिसका अनुबंध 2024 तक इस जो एक अनुबंध होगा यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इस पर भारत साइन कर सकता है 2024 के अंत होते होते। ये जो साइन होगा, ये जो 3 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, इसकी खरीद किसके तहत होगी। भारत का जो एक प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, प्रोजेक्ट यानी परियोजना 75, प्रोजेक्ट 75 चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भी भारत के अंदर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ डेवलप भी की जा रही है। इसी के तहत 3 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ को अतिरिक्त खरीदा जाएगा। और भी कुछ इसके बारे में जानकारी की बात करें तो जो पहली पनडुब्बी डिलीवरी होगी इसकी 2031 तक माना जा रहा है कि इसकी जो 3 अतिरिक्त आ रही है, इसकी पहली जो श्रेणी की पनडुब्बी है ये 2031 तक आने की संभावनाएं हैं। नई पनडुब्बियों में उच्च स्वदेशी सामग्री होगी, मतलब जो स्वदेशी रूप से जो सामग्री वो विकसित होगी। और DRDO जो भारत का रक्षा अनुसंधान सेंटर है, DRDO द्वारा विकसित जो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन है वो प्रणाली से लैस होगी। ये जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ होगी जो उनकी सहन शक्ति को भी बढ़ाएगी। इस कदम का उद्देश्य यही है कि भारतीय नौसेना के जो पनडुब्बी बेड़े है उसको मजबूत करना, और जिसमें वर्तमान में 16 पारंपरिक पनडुब्बियाँ शामिल है और पुराने जहाज़ों के कारण अगले दशक में कम से कम होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 75 क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो प्रोजेक्ट 75 है इसमें जो 6 यानी कि 6 जो स्कॉर्पियन श्रेणी की हमलावर पनडुब्बियाँ हैं उसका निर्माण शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया जा रहा है, जिसका वजन लगभग 15,000 टन होगा, और 300 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम होगी। 300 मीटर की गहराई में गोता लगाने तक सक्षम होगी, समुद्र के अंतर लगाने में सक्षम होगी। इन पारंपरिक संचालित पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस का जो नौसेना समूह है वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जितनी भी पनडुब्बियाँ विकसित की जा रही है उसमें जो फ्रांस की जो नेवी समूह है वो जो टेक्निकल सपोर्ट है वो दे रहा है। इसे विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है, जो मुंबई के अंदर मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है 6। इन 6 पनडुब्बियों के बारे में भी जानेंगे। तो इस 6 पनडुब्बी के बारे में अगर बात करें तो जो पहली पनडुब्बी है जिसका नाम है INS कलवरी, इसे 2017 में इसे चालू किया जा चुका है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और भी संभावनाएं हैं। 2019 में दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को इसमें शामिल किया गया है। तीसरा 2021 में INS करंज जिसका नाम है। चौथा INS वेला को शामिल किया गया है 2021 में ही। 5वां INS वागीर को जनवरी 2023 में शामिल किया गया। 6वां वागसीर का परीक्षण अभी भी चरण से गुजर रहा है, अपने परीक्षण टेस्ट से गुजर रहा है। संभावना है कि 2024 की शुरुआत में इसे भारत की जो नौसेना है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।